नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। सीरिया छोड़ भागे असद को रूस ने पनाह दी है। विरोधी गुट एचटीएस ने सीरिया में कब्जा कर लिया है। अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर मोहम्मद अल बशीर का नाम निकलकर सामने आ रहा है। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के 4 स्कूलों में बम होने की धमकी मिली है। इसके अलावा पूरे दिल्ली में 40 स्कूलों में बम होने की धमकी ईमेल के द्वारा प्राप्त हुई है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गृह मंत्रालय के अंडर दिल्ली पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही है और हर दिन इस किस्म की घटनाएं घट रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे सभी फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। इसको लेकर शंभू बॉर्डर से भी किसानों की प्रतिक्रियाएं आई। किसान नेता स्वर्ण पंदेर ने कहा कि ये बिल्कुल असत्य है कि एमएसपी पर 24 फसलें खरीदी जा रही हैं। हरियाणा में एमएसपी पर 24 फसलें नहीं खरीदी जा रही। सुखबीर बादल पर हुए हमले को लेकर अकाली दल के नेता बंटी रोमाणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सीएम भगवंत मान और केजरीवाल इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। सुखबीर बादल पर हुए हमले को लेकर एसजीपीसी की बैठक में नारायण सिंह चौड़ा को पंच से छेकने की मांग उठी है। हालांकि अंतरिम कमेटी के मेंबर जसवंत सिंह ने इसका विरोध किया है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर सीरिया से आई। सारी दुनिया की निगाह सीरिया के ऊपर टिकी हुई है क्योंकि सीरियन राष्ट्रपति असद वहां से छोड़कर भाग चुके हैं और अब वो पुतिन की शरण में रूस में हैं। हालांकि रूस ने अभी लोकेशन को एक एक्सपोज नहीं किया है, ये नहीं बताया है कि जो बशर अल असद हैं वो किस जगह पे रखे गए हैं। सीरिया में 2011 से ही जो बशर अल असद है उसके खिलाफ एक लंबा संघर्ष चलता रहा है और अब 2025 में 14 साल बाद उनको देश छोड़कर भागना पड़ा है। जो विद्रोही गुट है एचटीएस उस वो लगातार ये सारा मामला हैंडल कर रहा था, उनके खिलाफ बगावत कर रहा था और इसका नाम है हयात तहरीर अल शाम। उन्होंने 27 नवंबर से असद के खिलाफ जंग छेड़ी थी और मात्र 11 दिनों के अंदर ही असद को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है। अपने परिवार के साथ वो कहीं ना कहीं सीरिया को छोड़कर रूस में दाखिल हो गए हैं और रूस में उनको पुतिन की जो सरकार है उसने भी ये दावा किया है कि असद उनके पास है, लेकिन लोकेशन नहीं बताई है कि उनको किस लोकेशन के ऊपर रखा गया है। जो असद के पिताजी रहे हैं हाफिज अल असद, वो भी 29 साल तक सीरिया के ऊपर राज करते रहे हैं। टोटल 53 ईयर्स का जो टोटल जो असद परिवार का राज रहा है वो फाइनल टूट गया है और अब एचटीएस के कब्जे में सीरिया है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो एचटीएस है उसने अपना अंतरिम प्रधानमंत्री भी अनाउंस कर दिया है। उसके लिए जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो मोहम्मद अल बशीर का नाम चल रहा है कि उनको जो नेक्स्ट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया बनाया जा सकता है। और इसको लेकर कई सारी चीज़ें भी हुई। अमेरिका इसको वेलकम स्टेप बता रहा है क्योंकि हम सबको पता है कि रूस के कहीं ना कहीं स्टेक थे और रूस इसमें जो असद परिवार है उसके थ्रू सीरिया पर अपनी कमांड रखता था। लेकिन जैसे ही असद को भागना पड़ा वैसे ही अमेरिका खुश हुआ है और अमेरिका ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि अच्छा हुआ है। हालांकि अमेरिका किसी और तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। वो अमेरिका ये भी चाहता है कि इस्लामिक स्टेट का कब्जा ना हो और उसको लेकर उसने स्टेटमेंट भी दी हैं अलग अलग। और ईरान ने भी इसको लेकर स्टेटमेंट दी है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि जो सीरिया की सेना है वो 11 दिन तक भी नहीं टिक पाई विद्रोहियों के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति असद हैं सीरिया के, उन्होंने ईरान से कोई मदद नहीं मांगी, अगर मदद मांगते तो वो ज़रूर मदद करते। हालांकि सीरिया की और जो भारत की दोस्ती अच्छी रही है, अब इस तख्तापलट के कारण भारत के ऊपर ठीक ठाक असर पड़ेगा। और उसके कई रीज़न है। उसके एक रीज़न तो ये है कि ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भारत की सीरिया के अंदर रही है और तेल को लेकर भी खासकर भारत के और सीरिया के संबंध रहे हैं। अभी पीछे एक पावर प्लांट लगाने के लिए भारत ने 24 करोड़ डॉलर रुपए का क्रेडिट भी डमस्कस में दिया था सीरिया को। इसके अलावा 2004 से ही एक समझौता चलता आ रहा है जिसमें ओएनजीसी का समझौता हो गया। ओएनजीसी और आईपीआर का इंटरनेशनल समझौता था और जो ऑयल सेक्टर में बेसिकली। और दूसरा था सीरिया में जो
कैनेडियन फर्म थी उसमें ओएनजीसी और चीन की सीएनपीसी की 37% हिस्सेदारी थी। तो एक हिसाब से ये 2-3 प्रोजेक्ट इंडिया के चल रहे थे। इसके अलावा जो यूरोप से भी जो कॉरिडोर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था सीरिया के थ्रू, वो भारत उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब ये तख्ता पलट हो गया है। तो भारत की सारी चीज़ें इसमें चौपट हो गई हैं। तो भारत के ऊपर भी प्रभाव पड़ा और भारत ने भी इसको लेकर स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट में कहा है कि सीरिया में जो कुछ भी घट रहा है उसके ऊपर हमारी नज़र बनी हुई है। और जो तुर्की है, तुर्की कहीं ना कहीं सीरिया में विद्रोही गुटों के साथ दे रही थी। और टर्की का अच्छा खासा दखल सीरिया की सियासत में देखने को मिल रहा है। और अभी के लिए तो जो टर्की और जो भारत के संबंध है वो भी थोड़े से नरम हैं, लेकिन बहुत खींचातानी चलती रहती है। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे सीरियन जो अभी तख्ता पलट हुआ है, सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ उसके कई सारे प्रभाव पड़ेंगे। अब अमेरिका किस रोल में आएगा ये भी देखना होगा। भारत की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं सीरिया में और जो ऑयल सेक्टर में बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो समझौते हैं, उनका क्या होगा। इसके अलावा रूस का कहीं ना कहीं प्रभाव कम होता दिख रहा है सीरिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर। तो उसका भी देखना होगा कि उसका असर भी क्या पड़ेगा। और तीसरा एचटीएस जो ग्रुप है विद्रोहियों का, वो आगे क्या स्टेप लेता है, किस किस्म की पॉलिटिक्स करता है, उसके ऊपर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर दिल्ली से आई। दिल्ली में जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 4 स्कूलों के अंदर बम होने की खबर मिली। इसके अलावा 40 स्कूलों में भी बम होने का एक ईमेल दिल्ली पुलिस को प्राप्त हुआ। और इसके बाद बहुत हलचल दिखी। दिल्ली पुलिस ने उन स्कूलों में जाके चेकिंग भी की, चेक भी किए। और फायर सर्विस, डॉग स्क्वाड, बम पता लगाने वाली एंटी जो बम स्क्वाड होता, सब वो तैनात कर दिए गए। और लगातार स्कूलों में चेकिंग चल रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक सूचना भी है जिसमें कहा है कि जो ये जो ईमेल वगैरह मिले थे, बम होने की सूचनाएं मिली थी, ये सब गलत थी और इसका उद्देश्य डर फैलाने का था। और आगे इसकी जांच जारी है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी लगातार दिल्ली पुलिस पर हमलावर दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था वो लगातार खराब होती जा रही है। उन्होंने बर्तन व्यापारी की गोली मारकर हत्या की बात उठाई, चाकू चलने की बात उठाई। बेसिकली वो दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस बेसिकली अमित शाह के अंडर है और बीजेपी के अंडर आती है। तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी, उसके पास पुलिस नहीं है, इसलिए दिल्ली की जो कानून व्यवस्था उसका इतना बुरा हाल है। ये जो एक बड़ा नैरेटिव है वो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में थे और हरियाणा के पानीपत में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। मंच पर सिर्फ 2 महिला मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही थे। 2 महिला मंत्री, उनमें से एक आरती राव और एक श्रुति चौधरी। बाकी जो 15 कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा में बने उनमें से 13 मंच के नीचे बैठे। मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे, हालांकि कृष्णपाल गुर्जर भी, लेकिन ये दोनों सेंटर में मिनिस्टर हैं और हरियाणा के राज्यपाल भी मौजूद थे। अब आज नरेंद्र मोदी ने वहाँ से एक बीमा सखी स्कीम लॉन्च की है और एलआईसी की स्कीम है। और इसके अलावा उन्होंने आज कुछ पॉलिटिकल बातें भी कही। उनमें से एक तो ये थी कि हरियाणा में फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जाती हैं। इसको लेकर किसान नेताओं ने पहले ही ये बात कह दी थी कि सुबह ही बल्कि ये स्टेटमेंट दे दिया कि आज हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वो आते ही ये बात कहेंगे कि हरियाणा में तो जी हम 24 फसलें एमएसपी पे खरीदते हैं, जबकि ये बात झूठ है। स्वर्ण पंदेर, किसान नेता स्वर्ण पंदेर ने शंभू बॉर्डर से स्टेटमेंट जारी किया था। इसके अलावा आज उन्होंने जो करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी है उसका रिमोट दबाकर उद्घाटन भी किया। दूसरा जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, एक है तो सेफ है का मंत्र हरियाणा ने अपनाया है। बेसिकली जो हरियाणा में इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी 35 बनाम 1 के नारे के साथ जीती है। और अब वो मन से कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है से हम जीते हैं। तो एक हिसाब से बहुत पॉलिटिकल मायने लोग निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा में जो फसलें हैं वो एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं, इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं किसानों की तरफ से आ रही हैं। लेकिन खैर, किसानों की सुनने वाला कौन है। आज शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। और
लोगों को कहा है, जो लोग याचिका लेकर गए थे उनको कहा है कि आप पब्लिसिटी पाने के लिए सब करते हैं, और अ, उन्होंने उस याचिका को वापस कर दिया है। जालंधर से ये याचिका लगाई गई थी। जालंधर के रहने वाले गौरव लुथरा ने ये याचिका लगाई थी, और उन्होंने कहा था कि शंभू बॉर्डर को खोला जाए और जितने भी स्टेट नेशनल हाईवेज हैं उनके ट्रैफिक को खोला जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना रखी है, उसकी बातचीत चल रही है किसानों के साथ, आप खाम खा ही पब्लिसिटी लूटने के लिए याचिकाएं लगा रहे हैं, और उस याचिका को वापस कर दिया। और हम सबको पता है कि 6 दिसंबर से कॉल दी थी किसानों ने कि 101 किसानों का जत्था दिल्ली जाएगा, लेकिन ना तो 6 दिसंबर को जा पाया, 7 दिसंबर को किसान आगे नहीं बढ़े, 8 दिसंबर को दोबारा बढ़े तो भी नहीं जा पाया। अब किसान वहीं पर बैठे हैं, और अब 10 दिसंबर को जो किसान नेता स्वर्ण पदेर का कहना है कि 10 दिसंबर को किसानों का अगला जत्था रवाना नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अपने आप में कंफ्यूज चल रही है और इस वजह से देश हित में नहीं है। शरण पंदेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये भी कहा कि अगर वे अनाउंस कर देते हैं कि एमएसपी की गारंटी कानून होगी तो मामला ही निपट जाएगा और वो आंदोलन उठा लेंगे। तो ये आज शंभू बॉर्डर और पानीपत के बीच में जो दूरी थी, हालांकि 150 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन वो आज दिखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी पानीपत आए और चले गए, और जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान है वो लगातार धरना दे रहे हैं। आज जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं उनकी भूख हड़ताल के पूरे 13 दिन हो गए हैं। वो खनौरी बॉर्डर पर लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और पंजाबी मीडिया से और हिंदी मीडिया से उनकी खबरें भी गायब होने लगी हैं। उनकी खबरें न दिखाने के जो प्रेशर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आ रहा है और पंजाब गवर्नमेंट से भी आ रहा है। आज कई संपादकों को फ़ोन कर करके कहा गया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की खबर ड्रॉप करिए, वो नहीं चलाई गई। तो आज किसान, एक हिसाब से जो जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी खबरें इंडियन मीडिया से गायब होने लगी हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर अकाली दल के नेताओं के बारे में। सुखबीर बादल के ऊपर जब से हमला हुआ है, अकाली दल के नेता लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, और अकाली दल के नेता बंटी रोमाणा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सुखबीर बादल के ऊपर जो हमला हुआ उसके जिम्मेदार सीएम भगवंत मान और केजरीवाल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, वो इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। उन्होंने जो अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हैं गुरप्रीत सिंह भुल्लर, उनकी नारायण सिंह चोड़ा के साथ मिलीभुगत होने की बात कही, और इसके अलावा और भी कई आरोप लगाए। रोमाना ने कहा कि जो पुलिस है वो नारायण सिंह चोड़ा को संरक्षण दे रही है, और रोमाना ने ये भी कहा कि वहाँ के जो एसएचओ हैं उनके मोबाइल को जब्त करके उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और भी कई ऐसे आरोप हैं, और खाली रोमाना ही नहीं, और भी कई जो अकाली दल के नेता वो ये सब आरोप लगा रहे हैं। पहले हम जो अकाली दल और एसजीपीसी की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनके बारे में बात करते हैं, फिर नारायण सिंह चोड़ा के बारे में भी अलग से बात करेंगे। सुखबीर बादल के ऊपर जो हमला हुआ उसको लेकर एसजीपीसी ने भी एक इंटरिम बैठक की है, जिसमें ये मांग रखी गई है कि नारायण सिंह चोड़ा को पद से छेका जाना चाहिए, छेकने की बात कही है। और उसमें उन्होंने, हालांकि जसवंत सिंह जो अंतरिम कमेटी के इंटरिम कमेटी के जो मेंबर हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि जो एडवोकेट धामी हैं एसजीपीसी के प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह धामी, उन्होंने कहा कि नारायण सिंह चोड़ा ने सुखबीर बादल पर हमला किया, ये निंदनीय है। कमेटी ने फैसला किया है कि नारायण सिंह चोड़ा को पद से छेक दिया जाए। इस हमले के साथ हरमंदर साहब की ड्योढ़ी पर गोली लगी है, ये श्री अकाल तख्त साहिब की तौहीन है। अंतरिम कमेटी महसूस करती है कि संगत में डर का माहौल पैदा हुआ है। हालांकि कमेटी के मेंबर जसवंत सिंह ने कहा कि नारायण सिंह चोड़ा का जीवन संघर्ष वाला रहा है, जांच का विषय तो ये है कि उसने एक कदम उठाया क्यों। ऐसे में पंथक संगठन होते हुए सीधा उसे पंथ से निकालने की मांग कर देना गलत है। हमें इस पर विचार करने की जरूरत है, ना कि उसे पंथ से निकालने की। तो ये दो चीजें आप समझिए। जसवंत सिंह ने बड़े मार्के की बात की है। नारायण सिंह चोड़ा कौन है वो तो आप सबको पता ही है, और कई तरीके किस्म के नैरेटिव नारायण सिंह चोड़ा के बारे में चलाए जा रहे हैं। अकाली दल के नेता कह दे रहे हैं कि तो देखो आम आदमी पार्टी के साथ मिली भुगत है, कोई पंजाब पुलिस, कोई टाउट कह दे रहा है, कोई एजेंसियों का आदमी कह दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है कि कॉन्स्पिरेसी थियरी तुरंत की तुरंत निकाल लेकर आते हैं।
जो सिख संघर्ष रहा है 1984 के बाद का जो पूरा टाइम पीरियड रहा, उसमें जो नारायण सिंह चोड़ा हैं उनकी बड़ी अहम भूमिका रही है और कई सारे मामलों में उन्होंने अपनी भूमिकाएं अदा की हैं। और नारायण सिंह चोड़ा की क्रेडिबिलिटी पे खासकर सिख जो संघर्ष है उसमें कहीं ना कहीं कोई भी शक नहीं करता, बल्कि उनका जो दर्जा है वो पहली कतार में आता है और बहुत क्रेडिबल इंसान है। दूसरा ये कोई उनको अनपढ़ बता रहा है, उनको मैं जो अनपढ़ बता रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि नारायण सिंह चोड़ा AA है। और कोई उनको कह रहा है कि वो एजेंसियों के आदमी, अरे भाई, हर किसी के बारे में एजेंसियों के आदमी कहने से पहले थोड़ा शांति रखा करो। नारायण सिंह चोड़ा की जो प्रोफाइल है एक बार आप पूरी पढ़ो, आपको तब समझ में आएगा कि नारायण सिंह चोड़ा कौन है। दूसरी बात यह कि जो सिख हैं, जो ट्रू सिख हैं, जो एक हिसाब से पिछले 30-40 साल से लगातार सिख आइडिया के लिए या फिर पंथक पॉलिटिक्स के लिए अपनी जान न्यौछावर तक करने को जाते हैं, उनमें उनके अंदर जब जो बेअदबी की घटनाएं हुई, मैं पंजाब में जब पहली बार बतौर रिपोर्टर मैं कवर करने लगा था पंजाब को, तो मैंने खुद देखा कि उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दुख था। और एक एक ट्रू सिख के अंदर मैं देखता हूँ कि बेदबी घटनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और मेरे को लगता है कि नारायण सिंह चोड़ा और बहुत सारे सिखों ने ये महसूस किया कि जो श्री अकाल तख्त साहिब से जो सज़ा लगी है सुखबीर सिंह बादल को नाकाफ़ी है, और मेरे हिसाब से उसी गुस्से में उन्होंने रिएक्ट किया है। अब प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल का जो कार्यकाल रहा है उसमें जितनी घटनाएं हुई वो ये दिखाती हैं कि पंथ के प्रति या फिर गुरु साहब के प्रति इनका समर्पण भाव क्या था। ये जो सिख धर्म की बेअदबी करने वाले थे उनको माफियाँ दिला रहे थे, तो ऐसे में कोई सिख, खासकर ट्रू सिख जिसको तो मैं कहूँगा ट्रू सिख, वो नाराज न हो जाए, इसमें कितनी बड़ी बात है, उसमें गुस्सा आ ही सकता है और उसी गुस्से का प्रगटावा मैं मानता हूँ। तो नारायण सिंह चोड़ा के कैरेक्टर असैसिनेशन और उसको पंथ से छेकने की मांग करने वाले अकाली दल के नेताओं को या फिर SGPC के मेंबर्स को थोड़ा सोचना चाहिए। और दोबारा से अकाली दल जो थोड़ा बहुत क्रेडिबिलिटी गेन किया था, अकाली दल के नेता दोबारा से, मतलब मैं तो मान रहा हूँ 5-7 दिन के अंदर ही अपना कांड दोबारा से कर लेंगे, दोबारा अपनी क्रेडिबिलिटी गंवा रहे हैं, दोबारा ये दिखा रहे हैं कि उनकी जो उनका समर्पण भाव है वो पंथ के प्रति नहीं है बल्कि सुखबीर बादल परिवार के प्रति है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे अकाली दल के नेता। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है और अकाली दल की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भट्टा लगेगा। नारायण सिंह चोड़ा के मामले में खासकर जो हमला हुआ उसको लेकर जो बचकाना टिप्पणियां हैं, जो खाम खा की साजिश थियरी हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरी, उनसे बचा जाना चाहिए, नहीं तो वो नुकसानदेह लंबे समय के लिए ये अकाली दल के लिए नुकसानदेह साबित होगी। ये मुझे वो लगता है कि, और इसके ऊपर मतलब बहुत ध्यान से बोला जाना चाहिए। 13 दिसंबर तक जो सुखबीर सिंह बादल हैं और बाकी जो तनखैया जो अकाली दल के नेता हैं उनकी सज़ा पूरी होगी। और 3 दिसंबर से चालू हुई है और 13 दिसंबर 10 दिन पूरे रहेगी। और अभी जो सुखबीर सिंह बादल हैं और जो उनकी टीम है उसको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि उनको जो नारायण सिंह चोड़ा का मामला है उस पर बहुत सिंसियर, बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत बचकाना बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और कॉन्स्पिरेसी थियरीज में नहीं जाना चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर निकाय चुनाव के बारे में है। जो नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और नगर काउंसिल के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें श्रोमणी अकाली दल उतरने जा रही है। उन्होंने जो श्रोमणी अकाली दल है उसने जो बाई इलेक्शंस हुए थे पंजाब के उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था और अब उनका पहला इलेक्शन है श्री अकाल तख्त साहिब से उनको सज़ा लगने के बाद। और 6 ऑब्जर्वर श्रोमणी अकाली दल ने नियुक्त किए हैं और कहा है कि वे सारी की सारी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। NK शर्मा की ड्यूटी लगाई गई है, विक्रमजीत सिंह मजीठिया की भी ड्यूटी लगाई है। पार्टी के वर्किंग प्रधान बलविंदर सिंह भूंदड़ ने फैसला दिया है कि 6 ऑब्जर्वर हमने तैनात कर दिए हैं और इसकी जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे दी गई है। तो अकाली दल का ये पहला चुनाव होने जा रहा है जब से श्री अकाल तख्त साहिब पर सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल और जितने भी 2007 से 17 में जो मंत्री रहे हैं उनकी सज़ा लगी है। और बाई इलेक्शंस में अकाली दल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इसलिए लोगों की निगाह भी है कि जो अभी निकाय चुनाव होंगे, नगर निगम के चुनाव होंगे, नगर कौंसिल के चुनाव होंगे, उनमें अकाली दल किस किस्म से परफॉर्म करती है, सभी की निगाहें भी बनी हुई हैं।
आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए